Welcome to Ignowala. This assignment is developed by Ignowala in association with Neeraj Publications, publishing the largest chapter-wise reference books including many salt sample question papers for various IGNOU courses. तो हम उसका कोर्स का असाइनमेंट शुरू करते हैं जिसका कोड है IBO 6 अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वित्त। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में IMF की आवश्यकता पर चर्चा करें और समझाइए। तो जो इंटरनेशनल मौद्रिक प्रणाली मतलब कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है, उसकी जो विदेशी भुगतान संपादित करने की एक प्रणाली है। विदेशी भुगतान मतलब कि वो एक फॉरेन मतलब जो तरीका है संपादित करने का वो है, मतलब उसको मौद्रिक व्यवस्था को राष्ट्रीय सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय विनिमयों के लिए प्राप्त किए गए भुगतानों के तहत संस्थाओं, मानदंडों, आचरणों और उनकी प्रणालियों की भांति परिभाषित किया जा सकता है। जो मौद्रिक प्रणाली की जो आवश्यकता है वो है वैश्विक स्तर पर स्वर्ण मानक व्यवस्था ने वो छोटे प्रबंध को सम्मिलित किया है और जो निम्नलिखित बिंदुओं को हम IMF के उससे समझ सकते हैं। वैश्विक आर्थिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन, फिर विनिमय दर स्थिरता, फिर वित्तीय सहयोग और सलाह, फिर विकासशील देशों की मदद। IMF विकासशील देशों को आर्थिक संकटों से उबरने और व्यापारिक साझेदारियों के साथ बेहतर व्यापारिक संबंध बनाने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मतलब जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करता है IMF। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि, इंटरनेशनल ट्रेड में इंक्रीज होता है। फिर ऋण प्रबंधन, जो मतलब कि जितना भी हमने बोरो किया है, लोन लिए हैं, उसका भी मैनेजमेंट करता है। फिर आता है मुद्रा जोखिम क्या है, इसके प्रकार को बताएं और जोखिमों को कम करने के उपाय बताएं। तो आम बोलचाल की भाषा में नुकसान की संभावना को जोखिम कहा जाता है, जो मतलब रिस्क होते हैं और जो हमें लॉस के जो कंटेम्प्रेरी लॉसेस हो सकते हैं उसको हम जोखिम कहते हैं। वित्तीय साहित्य में इसे अधोगामी मतलब कि डाउनसाइड जोखिम कहा जाता है और सांख्यिकी भाषा में इसे स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह लिया जाता है। तो मुद्रा जोखिम के प्रबंध व्युत्पन्न मतलब जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के उपयोग के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब जो डेरिवेटिव्स है उसका आशय किसी एक वेरिएबल का किसी अन्य वेरिएबल से डेविएशन होना है। तो इस सब शब्द का उद्भव गणित से हुआ है। व्युत्पन्न का प्रयोग प्रणालीगत सिस्टमिक तरीके से अथवा बाजार जोखिम के लिए प्रबंध किया जाता है। और प्रबंध के कार्य को प्रतिरक्षा मतलब कि हेजिंग कहते हैं और वो एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जोखिम से बचा जा सके अथवा उन्हें कम किया जा सके। यहाँ प्रतिरक्षा और सट्टा मतलब स्पेक्यूलेशन के अंतर मध्य को देखना बहुत जरूरी है। अब आता है हमारे पास प्रणालीगत या बाजार जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए विभिन्न साधन उपकरणों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो एक आउटराइट के अनुबंध से हो सकता है। फिर आता है हमारे पास वायदा कर दरार, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। मतलब ये एक ऐसा मतलब जो अनुबंध है जिसे कहते हैं संविदा है, जिसमें मुद्रा की किसी मात्रा का किसी विशेष अवधि के लिए काल्पनिक रूप से उधार ब्याज की परिवर्तनशील दर मतलब जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट की अपेक्षा ब्याज की दर निश्चित है उसके आधार पे लिया जाता है, जिसमें बैंक क्या करता है इंटरमीडियरी का काम करते हैं। और जबकि जो वायदा दर करार होता है FRA ब्याज दर में उतार चढ़ाव से बचाता है। इसमें ब्याज दर प्रातः लिबर होती है, लेन देन पर आई लागतों के अलावा कोई शुल्क नहीं देना होता। भावी अनुबंध मतलब फ्यूचर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें मतलब जिनका आशय मतलब इस तरीके से होता है कि पहला जो करार होता है मतलब जिसे हम अग्रीमेंट कहते हैं, फिर खरीदने अथवा बेचने के लिए, फिर एक निश्चित रकम का, फिर एक वित्तीय प्रपत्र का, निश्चित कीमत पर, निश्चित भावी तिथि पर। जो भावी जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका जो ये वायदा होता है, जिसके ये अग्रीमेंट होता है उसके उसी की तरीके से होता है। भावी अनुबंध एक्सचेंज में क्रय विक्रय वाला साधन है। फिर आता है करेंसी ऑप्शंस, जो विकल्प वायदा और भावी अनुबंधों से अलग होता है। इसमें क्या होता है, विकल्प को खरीदने वाले ने अगर संपत्ति को खरीदने के लिए अनुबंध किया है तो उसे तीव्र विकल्प कहा जाता है, मतलब उसे कॉल ऑप्शन कहते हैं। यदि उसे संपत्ति बेचने के लिए अनुबंध किया तो उसे मंदी विकल्प जैसे कि पुट ऑप्शन कहते हैं।
तो जिस कीमत पर संपत्ति को खरीदने या बेचने की सहमति होती है उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। फिर ऑप्शन की जो खरीद फरोख्त शेयर बाजार में ओवर द काउंटर पर की जाती है। फिर मुद्रा स्वैप, जो करेंसी स्वैप होता है, वो मुद्रा स्वैप तब करते हैं हम जब किसी एक पक्ष को किसी दूसरी मुद्रा में देयता होती है, मतलब किसी और करेंसी में हमें उसको देना है। फिर आता है ब्याज दर स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, तो जिसमें कंपनी एक निश्चित दर देता है, जैसे कि किसी के पास 8% प्रतिवर्ष की दर से जारी किया गया 3 वर्ष का बॉन्ड है, जिसे लिबोर के आधार पर परिवर्तनशील दर के देयता फ्लोटिंग रेट लायबिलिटी में परिवर्तित करना चाहती है, तो उसमें वो और उम्मीद करती है कि निकट भविष्य में कम हो जाएगी, तो 0.5% पर उधार ले पाती है। तो सिर्फ कंपनी बी ने ए के ब्रांड वैल्यू को बॉन्ड इश्यू आकार को उसी रकम पर मुद्रा का उधार किया हो और जिस अवधि के लिए प्रत्येक 6 माह पर देय होगा, क्योंकि उसके कैशियर को ऐसा प्रतीत होगा कंपनी के शुद्ध ब्याज नकदी प्रवाह का प्रबंध करना अत्यंत मुश्किल है। फिर हमारे पास निम्नलिखित पर टिप्पणियां कीजिए। सिंडिकेटेड ऋण देने की प्रक्रिया में सबसे लोकप्रिय व सबसे कम लोकप्रिय व प्रसिद्ध वित्तीय साधन है। ऋण सिंडिकेट क्या होता है? वित्तीय संस्थानों का उच्च रूप से संरचनापूर्ण संघ है, मतलब क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें क्या है, जो लोन टेकर है उसको समान नियम व शर्तों पर धन उपलब्ध कराता है। प्रारंभिक तौर पर ऋण सिंडिकेट आदर्श रूप से ज्ञानवान व ठीक प्रकार से पूंजीगत बैंकों के लघु समूह को जोड़ता है। जितने भी बैंक्स होते हैं उनके जो ग्रुप्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। फिर सिंडिकेट प्रक्रिया ऋण धारकों से क्या होता है, बोलियों बिड्स के लिए आमंत्रण शुरू होता है। सामान्य रूप से बोलियों पूर्णतः अंडरराइट आधार पर आमंत्रित किया जाता है। उसमें होता है राशि, गारंटी देने वाला, पूर्ण भुगतान, ऋण धारक, रियायत अवधि, परिपक्वता, ऋण आहरण, ब्याज, बैंक, पूर्व भुगतान, फ्रंट एंड फ्री, शुल्क, एजेंसी शुल्क, प्रलेखीकरण, बकाया कर, क्षमता से बाहर के खर्च, सूचना ज्ञापन और अधिकार का क्षेत्र। अब आता हमारे पास, और वो भी है प्रस्ताव की वैधता भी है और वसूलियों का उपयोग, ये सब भी उसमें होता है। तो जो बैंक दो विशिष्ट कार्य लेता है, बैंकों के सिंडिकेट का निर्माण तथा प्रलेखीकरण की प्रक्रिया। अब ऋण समझौता, ऋण को बनाने व समाप्त करने की जिम्मेदारी अग्रणी व्यवस्थापक की होती है, मतलब जो मैनेजमेंट करता है उसकी होती है। और ऋण समझौते पर हस्ताक्षर ऋण धारक को आहरण का अधिकार नहीं देता। आहरण के पूर्व से कई शर्तों को भी पूरा करना होता है, मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते। फिर आता है हमारे पास परियोजना वित्तीयन प्रक्रिया, संबंधित तौर पर गहन श्रम उद्योगों द्वारा परियोजनाओं को बिल पोषण करने व अथवा सुविधाएं देने की नवीन पद्धति है। फिर पहला आता है परियोजना वित्तीयन। परियोजना वित्तीयन से हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए एक अपेक्षाकृत आधुनिक दृष्टिकोण है, मतलब एक नया हमने एक पर्सपेक्टिव है हमारे पास इसका, विशेष रूप से ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और प्राकृतिक संसाधनों जैसी पूंजी गहन उद्योगों में, मतलब जहाँ पे ज्यादा फाइनेंस की जरूरत होती है उस तरीके वहां पे एक नया दृष्टिकोण है। मतलब यह कहना कि जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का उपयोग मुख्य रूप से श्रम गहन उद्योगों के लिए किया जाता है पूरी तरह से सही नहीं हो सकता। अब आता है हमारे पास विदेशी विनिमय बाजार में विनिमय दर विदेशी मुद्राओं की पूर्ण कीमत है। तो विदेशी विनिमय बाजार दो तरह के होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा बाजार और राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार विदेशी मुद्रा की जरूरतों की पूर्ति की जाती है। उसमें क्या होता है, यह एक वह दर है जिस पर एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदला जा सकता है। भावी अनुबंध और वायदा अनुबंध में कोई असमानता नहीं है। भावी अनुबंध वायदा अनुबंध की तरह ही होता है, पर उसमें क्या होता है, कुछ अंतर होते हैं। उसमें क्या होता है, वित्तीय साधन या सूचक होता है, क्योंकि वायदा अनुबंध के अंतर्निहित वित्तीय एक्सपोजर होता है। और जो परस्पर जो सहमत कीमत होती है, इसमें वायदा अनुबंध के लिए परस्पर सहमत कीमत होती है और भावी अनुबंध के लिए कीमत का उतार चढ़ाव बहुत कम होता है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है एक पक्षीय समायोजन और द्विपक्षीय समायोजन। एक तरफा क्या होता है समायोजन, उसे हम कहते हैं यूनिलेटरल एडजस्टमेंट। मतलब इसमें तब होता है जब कोई प्राधिकरण उदाहरण के लिए यह निर्धारित करता है कि रिपोर्ट द्वारा किया गया स्थानांतरण मूल्य बाहरी पक्ष सिद्धांत के अनुरूप नहीं है और करदाता की कर योग्य आय तथा खर्चों का समायोजन करता है। मतलब जो ट्रांसफर प्राइस है वो मतलब आर्म लेंथ प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं है।
और द्विपक्षीय वो कहलाते हैं जिसमें कि दोनों पक्षों और प्राधिकरण को समन्वित तरीके से किए जाते हैं। व्यावसायिक जोखिम और देश जोखिम। व्यावसायिक जोखिम उसे कहते हैं जो कमर्शियल रिस्क है। इसमें वो शामिल होते हैं जिसमें किसी कंपनी की वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या उसके व्यापारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। और देश जोखिम वो होता है जिसमें मतलब कि समग्र व्यापारिक वातावरण देश की स्थिरता को प्रभावित करते हैं। अब आता है विदेशी बॉन्ड और विदेशी इक्विटी। विदेशी बॉन्ड फॉरेन बॉन्ड्स और ऋण प्रतिभूतियां मतलब कि डेब्ट सिक्योरिटीज होती हैं जो कि किसी विदेशी इकाई जैसे कि विदेशी सरकार द्वारा घरेलू बाजार में जारी की जाती हैं, जो कि क्या करते हैं फिर हम घरेलू बाजार की मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जिन्हें। अब आता है स्वर्ण मानक और स्वर्ण विनिमय मानक। स्वर्ण मानक हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड को और विनिमय मानक कहते हैं गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड्स को। इनके बीच में महत्वपूर्ण अंतर होता है परिभाषा का, लक्षण का, फायदा और नुकसान। मतलब परिभाषा तो ये होगी जिसमें देश की मुद्रा की कीमत स्वर्ण के एक निश्चित वजन पर आधारित होती है और इसमें क्या होता है देश की मुद्राएं सीधे स्वर्ण में परिवर्तित नहीं होती बल्कि एक विदेशी मुद्रा में होती हैं। फायदा यह होता है कि प्रणाली अधिक लचीलापन प्रदान करती है, मुद्रास्फीति पर हम इससे नियंत्रण रख सकते हैं स्वर्ण मानक से। नुकसान यह होता है स्वर्ण मानक का कि स्वर्ण भंडार की सीमाओं के कारण आर्थिक विकास की दर पर प्रभाव पड़ता है। अब आता है हमारे पास क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक भुगतान प्रणाली चिप्स। इससे क्या होता है मतलब इसके मेन जो वो है सिटी बैंक क्रेडिटो इटालियानो के खाते को डेबिट करता है और चिप्स के द्वारा फंडों को हस्तांतरित करता है। क्रेडिटो इटालियानो सिटी बैंक को निर्देशित करता है। दिन के अंत में केमिकल बैंक व सिटी बैंक के बीच किसी भी डेबिट व क्रेडिट को फेडरल फंड के हस्तांतरण द्वारा निपटाया जाता है। फिर अब हमारे पास आता है बाहरी कोषों के स्रोत। मतलब जो बाहर के जो कोष हैं जितने भी ट्रेजरीज हैं उनके जो सोर्सेज हैं वो विदेशी बॉन्ड, फिर विदेशी ऋण, विदेशी इक्विटी जैसे फॉरेन इक्विटी जिसे हम कहते हैं, विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक लोन्स। जो 1983 तक था तो अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी मुद्दे 3 अलग बाजारों में फ्लोट किए गए थे। कैनेडियन कंपनियां एल्केन एल्यूमिनियम व कनाडा एंटरप्राइजेस द्वारा अभिगोपित थे, मतलब इन तीनों में था। और फिर उसके बाद से क्या हुआ है कि अदर्स भी हैं। विदेशी बॉन्ड्स, ऋण व इक्विटी के अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य स्रोतों से भी कोष एकत्रित करती हैं। फिर आता है राजनीतिक जोखिम का मूल्यांकन। जो हम क्या कर रहे हैं, ज्यादातर सरकारें आर्थिक व्यवस्थाओं में दखल देती हैं। राष्ट्रीय सरकारों की अर्थव्यवस्थाओं में दखलपूर्ण नीतियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा शामिल किए जा रहे राजनीतिक जोखिम को बढ़ा दिया है। तो इसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। जोखिम के साथ निपटने के लिए नीतियों का विकास। फिर आता है स्वामित्व हरण होना चाहिए, राजनीतिक जोखिम की पहचान व संभावित नतीजे। तो फिर आता है हमारे पास जो मेन पद्धतियां हैं, 5 पद्धतियां हैं। प्रथम ग्रैंड टूर विधि मतलब ग्रैंड टूर अप्रोच, दूसरा हैंड्स ऑन अप्रोच, तीसरा डेल्फी टेक्निक, चौथी संख्यात्मक पद्धतियों, 5वीं विधि विषयपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण विधि। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नियम है, जो इंटरनेशनल बिजनेस कॉर्पोरेशन हैं, वो बाहर के विदेशों के पैनल को मतलब गठित करता है जो कि जोखिम व प्रचालन परिस्थितियों के अनुसार साल में 2 बार 70 से ज्यादा देशों को श्रेणी प्रदान करते हैं। अब आता है फ्लोट प्रबंध। फ्लोट प्रबंध क्या है? व्यापारिक लेन देनों में तब निर्मित किया जाता है जब फंड का एक पक्ष से दूसरे में संचलन होता है। तो ये फ्लोट की पहचान की गई निपटारा फ्लोट, ट्रांजिट या मेल फ्लोट, प्रोसेसिंग फ्लोट और क्लियरिंग या वैल्यूडेटिंग फ्लोट। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe. And also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.